तो चैप्टर 7 का 7.6.2 यहाँ तक अपन लास्ट क्लास में कंप्लीट किए थे। ठीक है, ये जो पार्ट है इसमें अपन लगभग कोशिश करेंगे कि चैप्टर 7 कंप्लीट हो जाए। तो ये है इवेल्युएटिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, इसके ऊपर है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिफर टू रूल प्रोसेस एंड प्रोसीजर दैट आर फॉलो इन द मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ फर्म्स। जो मैनेजमेंट या फर्म है जो ऑपरेशन फॉलो करती है, उसके रूल रेगुलेशन और प्रोसेस जो होते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ गुड corporate governance standard is to ensure that the company is run well to take care of all the stockholder including shareholders, lender, employees, supplier and customers. Regulatory standard of corporate governance focus on protection of investor with additional focus on minority or non-promoter shareholders. In India, SEBI clause 49 of listing agreement set the corporate governance standard. तो इंडिया में कहां पे है? इन इंडिया सेबी क्लॉज 49 ऑफ लिस्टिंग एग्रीमेंट। ठीक है, वहां पे डिसाइड किया गया है कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड का। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द रेगुलेटरी स्टैंडर्ड आर द मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ अ कंपनी मस्ट फॉलो। ठीक है, ये जो है मिनिमम एटलीस्ट इतना तो आपको फॉलो करना ही है कंपनीज में। सम कंपनी में सेट हायर स्टैंडर्ड। कुछ स्टैंडर्ड्स जो है कंपनीज जो है वो हायर स्टैंडर्ड को भी फॉलो करती है, जिनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड अच्छे होते हैं, है ना, स्ट्रॉन्ग। तो ऐसे कंपनीज में रिस्क क्या चीज का कम होता है? प्रिवेंट एजेंसी रिस्क, और एट द वेरी लिस्ट डिटेक्टेड एंड रेक्टिफाइड देम इन टाइम। रिस्क को वो प्रिवेंट करते हैं और कोई भी डिटेक्ट होता है तो रेक्टिफाई करते हैं, यानी कि हायर स्टैंडर्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, ये सब चीजें भी अपने को देखना होता है। देखिए यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसको हल्के में नहीं लेना है। जैसे फर्स्ट है बोर्ड कंपोजिशंस। द डायरेक्टर ऑफ कंपनी कैन इंक्लूड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। ठीक है, जो कंपनी का बोर्ड होता है उसमें दो टाइप के डायरेक्टर होते हैं, एक इंडिपेंडेंट और एक नॉन एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव। फॉर सेक ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड शुड कंप्रोमाइज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। करंटली सेबी रेगुलेशन स्टिपुलेट दैट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुड कंस्टिट्यूट एटलीस्ट 50%। इसको याद रखिएगा, ये एग्जाम में आता है। इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूं। एटलीस्ट 50% ऑफ द बोर्ड। अगर चेयरमैन इज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, अगर चेयरमैन जो है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, तब 50%। ठीक है, 50% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इफ चेयरमैन इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और अदर्स केस में इफ इट रिक्वायर 1/3 ऑफ द बोर्ड टू बी कंप्रोमाइज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इसके अलावा जो भी केसेस होते हैं उसमें 1/3 ऑफ द बोर्ड टू बी कंप्रोमाइज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, ये यहां से हाईलाइट, इसको याद रखिएगा। यहां से कम एक दो क्वेश्चंस तो आना ही है, ये जो हाईलाइट किया अपन ने। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता ही आता है। सेपरेशन ऑफ बोर्ड चेयरमैन रोल एंड रोल ऑफ एमडी एंड सीईओ। द सीईओ इज आंसरेबल टू ऑल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। For effective corporate governance, it is critical that chairman position should not be occupied by the CEO or the managing director of the company. Currently, SEBI mandate this requirement for the top 1000 listed companies. इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, जो चेयरमैन की पोजीशन है उसको कौन ऑक्यूपाई नहीं करेगा? सीईओ और मैनेजिंग एमडी ऑफ द कंपनी। For companies where it is applicable, it is also mandatory that CEO should not be from the promoter group. Nomination committee for independent director. The degree of dependence of independent director is likely to be high if company executive do not have role in their appointment. Therefore, the nomination committee to appoint independent director should ideally consist exclusive of independent director.
तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कौन सेलेक्ट करता है? नॉमिनेशन कमिटी, ठीक है। फिर होता है ऑडिटर फीस। ऑडिट इंडिपेंडेंस इज द वन वेरी क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। फॉर एन ऑडिट टू बी एबल टू ट्रूली एंड completely independent, it is necessary that they should not be over dependent on fees earned from given corporate entity. तो ऑडिटर क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है, ट्रूली होता है, यानी कि सच्चा ऑडिट बहुत अच्छे से हो और कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो। उसके लिए क्या होता है कि ऑडिटर की फीस वहां के कॉर्पोरेट या बिजनेस ग्रुप डिसाइड ना करे, ऐसा ना हो। तो इसके लिए इनकी जो भी फीस रहती है वो डिसाइडेड रहती है। अकॉर्डिंगली इट इज इंपॉर्टेंट टू चेक इफ ऑडिटर रेम्यूनरेशन ऑफ ऑल सर्विस दे प्रोवाइड टू द ग्रुप एंटिटी इज लेस देन 10% ऑफ देयर ओवरऑल इनकम। इसको याद रखिएगा, ओवरऑल इनकम का कम से कम 10% से लेस देन, ठीक है। ऑडिटर रोटेशन, अब ऑडिटर का भी रोटेशन होना है। इट इज नेसेसरी दैट ऑडिटर आर रोटेटेड वंस इन अ 5 year. दिस वुड इंश्योर दैट देयर इज अपॉर्चुनिटी टू फाइंड एनी फैक्ट कंसील्ड बाय मैनेजमेंट इन कन्वीनियंस विद द ऑडिटर। अब ऑडिटर कमिटी कंपोजिशन क्या होती है? द ऑडिट कमिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिव्यूइंग द financial statement of company and for nomination of auditors. Ideally, the audit committee should comprise entirely of independent director. SEBI regulation require at least 2/3 of the member to be independent. ठीक है। तो ऑडिट कमिटी जो बनती है, ठीक है, जो फिनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी का रहता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ऑडिट कमिटी में जो है, ठीक है, जो कंप्रोमाइज है तो है इंटायरली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का है। तो 2/3 जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट मेंबर होते हैं ऑडिट कमिटी में, ये याद रखिएगा। अब रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन जो होता है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। ये जो लाइन है ना 1 to 10, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। related party transaction, it is important to prevent unscrupulous related party transaction that can enrich promoter group or other majority shareholder at the cost of minority shareholder. So all material related party transactions should be presented to the audit committee for pre approval. तो जितने रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है वो प्री अप्रूवल होने चाहिए ऑडिट कमिटी के पास। द सेबी रेगुलेशन डज नॉट मैंडेट प्री अप्रूवल, सेबी के अनुसार प्री अप्रूवल नहीं है, लेकिन रिक्वायर प्लेसमेंट ऑफ ऑल पार्टी ट्रांजेक्शन इन फ्रंट ऑफ ऑडिट कमिटी। यानी कि जितने भी ट्रांजेक्शन रिलेटेड पार्टी होते हैं उसको ऑडिट कमिटी के पास सामने आपको रखना ही है। इफ द ट्रांजेक्शन इज नॉट ऑन आर्म लेंथ बेस, द रेगुलेशन ऑल्सो रिक्वायर दैट कंपनी शुड प्रोवाइड जस्टिफिकेशन फॉर द सेम। अगर कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, उसको क्या करना है, कंपनी को अगर आर्म लेंथ बेस में नहीं है तो उसको आपको जस्टिफिकेशन भी प्रोवाइड करना है। अगर वो ट्रांजेक्शन रीजन नहीं प्रोवाइड कर सक रहे हैं या कोई ऐसा था जिसमें कई बार डिटेल नहीं है, नहीं मिल पाती है, तो ऐसे टाइम पे अपने को जस्टिफिकेशन भी प्रोवाइड करना है कि ये क्यों किया गया था। Remuneration committee composition. The remuneration committee decide the remuneration of director and senior management. सीनियर मैनेजमेंट और डायरेक्टर को क्या फीस, क्या सैलरी मिलनी है ना, उसका जो डिसीजन है वो रेमुनेशन कमिटी कंपोजिशन करती है। द कमिटी शुड कंप्राइज एंटायर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और उसमें कौन रहते हैं? पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। सेबी रेगुलेशन करंटली स्टिपुलेटेड दैट ऑल मेंबर शुड बी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और जितने भी डायरेक्टर्स हैं वो नॉन एग्जीक्यूटिव होने चाहिए। एंड द चेयरमैन ऑफ द कमिटी शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है। सेबी के अनुसार जितने भी मेंबर हैं इसमें वो नॉन एग्जीक्यूटिव होने चाहिए, और जो चेयरमैन है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, ठीक है, कमेटी का। और रेम्यूनरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ये कहां से आता है? इट इज इंपॉर्टेंट दैट ऑल इनकम दैट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अर्न फ्रॉम अ कंपनी for all assignment are thoroughly disclosed so that shareholder can evaluate the true degree of independence of such directors. तो
जितने भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं जिनको अपन सैलरी दे रहे हैं, जो भी फैसिलिटी दे रहे हैं, उसको अपने को शेयर होल्डर के सामने डिस्क्लोज भी करना है। ठीक है। तो ये पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 9 देखने में हल्का फुल्का लग रहा है, लेकिन यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो प्लीज इसका रिवीजन करिएगा, है ना। जो मैंने हाईलाइट किया है वहां से तो बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि एग्जाम का कोई ऐसा नहीं रहता है कि यहाँ यहीं से आएगा या यही क्वेश्चन हर बार रिपीट होगा, ऐसा कुछ होता नहीं है यहाँ पे। और प्लीज अगर कुछ समझ में नहीं आता या कुछ भी प्रॉब्लम होती है, प्लीज चैट बॉक्स में तो बता दीजिए, तो मैं रिवाइज कर दूंगा, उसको रिवीजन आपके लिए एक बार कर दूंगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रमोटर इज समवॉट यूनिक टू इंडिया। ठीक है। प्रमोटर होल्डिंग्स, द लीगल डिफिनेशन ऑफ प्रमोटर रियली डज नॉट डिफाइन देयर रोल। द लॉ सिंपली स्टेट दैट प्रमोटर इज अ इन्वेस्टर हु हैज बीन नेम्ड और इज आइडेंटिफाइड एज अ प्रमोटर। Practically, the promoter group of shareholder typically comprise of those who were part of initial founding of company and part of group of controlling shareholders। तो प्रमोटर ग्रुप किसको बोलते हैं? ऐसी कंपनी, जब कोई कंपनी को फाउंड किया गया या किसी को कोई नई कंपनी लॉन्च हुई, तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या सबसे ज्यादा जिनके पास शेयर्स है उसके, उनको प्रमोटर ग्रुप बोला जाता है। ठीक है। या ऐसी कंपनी जिसमें सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग है किसी की, या पूरी कंपनी को कंट्रोल करके रखा है जो शेयर होल्डर, उसको प्रमोटर होल्डिंग्स कहते हैं। As far other investor are concerned, having a strong promoter shareholder has some positive and some negative. Promoter group of shareholder are likely to have higher level of control of the management। ये तो अपन ने बता दिया था कि जो शेयर होल्डर ग्रुप है सबसे ज्यादा कंट्रोल करते हैं मैनेजमेंट को। दिस इन टर्न इंक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ मैनेजमेंट एक्टिंग इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स। ऑन द अदर हैंड देयर इन्फ्लुएंस ओवर मैनेजमेंट ऑल्सो क्रिएट रिस्क फॉर माइनॉरिटी शेयर होल्डर। तो जो प्रमोटर ग्रुप है, उनके अगर इन्फ्लुएंस से कई बार कंपनीज को बहुत फायदा भी मिलता है, लेकिन कई बार वो मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं, तो उससे कई बार रिस्क भी क्रिएट होता है। ठीक है। Since promoter have significant role in company, analysts should focus on shareholding they have and the changing in their hold। तो एक रिसर्च एनालिस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि वो प्रमोटर कितने शेयर्स अभी रखा है, कितने शेयर उनके पास है, और उनकी शेयर होल्डिंग की जो पैटर्न्स है वो चेंज तो नहीं हो रही है। कि जैसे इस महीने उन्होंने 40% रखा है, 40%, 50% शेयर्स रखी है उस कंपनी में, अचानक से वो शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स बढ़ाने लगते हैं प्रमोटर्स, या फिर अपने स्टेक जो है उस कंपनी में कम करने लगते हैं, तो ये सब एक रिसर्च एनालिस्ट को देखना होता है। When promoter need fund, many time they choose to place their shareholding rather than sell them। प्रमोटर्स को बहुत बार जब पैसे की जरूरत होती है तो वो क्या करते हैं, शेयर को बेचते नहीं है, वो क्या करते हैं, उसको प्लेज करके रखते हैं। When promoter place their share as collateral, lender apply a haircut on the price toward margin and lend money। अगर शेयर होल्डर्स यानी कि प्रमोटर अपने शेयर्स को ऐसा कोलेटरल रखते हैं, गिरवी रखते हैं, तो लेंडर क्या करता है, हेयर कट अप्लाई करता है उसमें, यानी कि 100 रुपया का शेयर है तो मान लो वो 80 रुपए ही उनको लोन दे सकता है उसके अगेंस्ट, या 60 रुपीज, जैसा भी लेंडर्स को सही फील होता है। Thus, haircut help the lender to ensure the value of collateral is adequate and even the price of asset decrease to certain degree। Paging of share may be done by promoter as a way of raising fund in their normal course and does not necessarily signal any concern related to corporate governance or business fundamental। So analysts should took up whether amount of such placed share is high or low। High amount of placed share can aggregate the market risk। ठीक है। अगर बहुत ज्यादा उसने शेयर्स को होल्ड किया है या प्लेज किया है तो वो मार्केट रिस्क में आ सकता है। ठीक है, बहुत ज्यादा। दिस इज बिकॉज सच अ फॉल इन प्राइस रिड्यूस द एलिमिनेट द मार्जिन ऑफ लेंडर हु मे बी द फोर्स टू लिक्विडेट द शेयर्स। तो वही बात है कि प्रमोटर्स की पूरी एक्टिविटी को एज अ एनालिस्ट, एज अ रिसर्च एनालिस्ट अपने को मॉनिटर करना है ना। यही चीज यहाँ पे लिखी गई है। रिस्क इन बिजनेस। ठीक है।
नेक्स्ट है रिस्क इन बिजनेस। प्रमोटर लव टू टॉक ऑफ द ग्रांड फ्यूचर they dream and visualize. Very rarely would they talk about risk associated with journey of converting their dream into reality. Borrowing from international market at lower rate look attractive. However, adding the angle of currency risk to the discussion turned the whole discussion on its head. Entrepreneurs are by nature risk taker and have a psychological ability to bear shocks. ठीक है। रूपर्ट मर्डॉक failed thrice before he successfully create the स्टार एम्पायर। तो ये एक एग्जांपल है, इसको याद रखिएगा, एक कई बार पूछता है। स्टीव जॉब्स वाज स्टीव जॉब जो एप्पल के ऑनर हैं, उनको 3 बार उन्हीं की यानी कि एक बार उन्हीं की कंपनी से उनको निकाल दिया गया था, लेकिन वापस उन्होंने उसको ज्वाइन किया। ही स्टार्टेड अनदर सक्सेसफुल वेंचर वाइल बिजनेसमैन वुड बी एबल टू बियर द रिस्क, नॉट इन्वेस्टर वुड। एक बिजनेसमैन ही रिस्क ले सकता है ना। देयर आर रिस्क इन एवरी बिजनेस विच में रेंज फ्रॉम बिजनेस एस्पेक्ट एंड ऑपरेशनल एस्पेक्ट टू एग्जीक्यूशन एस्पेक्ट एंड अदर्स। They risk may be apparent and known or they may be unknown. Analysts should focus a lot of the risk aspect in various dimensions of the business. They should continuously ask what could go wrong in the business. ठीक है। वो एक जो बिजनेसमैन रहता है वो हमेशा उसके दिमाग में ही रहता है कि कोई गलत तो नहीं चल रहा है बिजनेस में, या कोई गलत तो नहीं होने वाला है बिजनेस में। इफ प्रमोटर स्टेटेड दैट नथिंग कुड बी रॉन्ग इन द बिजनेस, clearly they fall in the category of people who don't know that they don't know. This type of promoter need to be avoided. A good businessman would always have cognizance of risk in the business and step that need to be taken to protect the business from their effect. एक गुड बिजनेसमैन कौन होता है? जिसको बिजनेस के रिस्क का पता है और ये भी पता है कि कौन सा रिस्क आने पे मुझे क्या स्टेप लेना है, और वो स्टेप लेने से क्या इफेक्ट होगा, या वो रिस्क के आने से बिजनेस को क्या इफेक्ट होगा। अब ये है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बारे में, हिस्ट्री ऑफ क्रेडिट रेटिंग। इसमें से भी एक क्वेश्चन तो कभी कभार पूछता है। क्रेडिट रेटिंग रिफर टू द रेटिंग ऑफ एबिलिटी ऑफ बायर टू सर्विस इट्स डेब्ट रिलेटिंग ऑब्लिगेशंस। These ratings, which are provided by credit rating agencies, are issued at issuer level as well as the individual debt level. Further, separate ratings are provided for short term and long term. Although credit rating pertain to debt, it is also relevant to equity investor, as a company can provide return to equity investor only the lender or service first. ठीक है। तो इसमें वही चीज लिखी है कि एक क्रेडिट रेटिंग क्या करता है कि किसी की को रैंक देते हैं, जैसे ए, ट्रिपल बी, ट्रिपल ए प्लस, ट्रिपल बी माइनस, ट्रिपल बी प्लस, इस टाइप की रेटिंग देते हैं। ठीक है, कि अपने वो डेब्ट के लिए या अपने उधार को चुकता करने में वो कितना सक्षम है। ठीक है, उसके ऊपर। तो वो कौन करता है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। ये एजेंसीज अपना रिसर्च करके फीडबैक देती है ना। तो क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट स्पेसिफाइड व्हाट द फैक्टर दे लीड टू द रेटिंग एजेंसी कंक्लूड ऑन अ पर्टिकुलर रेटिंग। और इनको अपना पूरा डिटेल भी देना रहता है कि भाई रेटिंग तो दे दिया, लेकिन क्यों दिया आपने ऐसा रैंकिंग उनको क्यों दिया, कौन से पैरामीटर्स पे दिया। ऐसा नहीं है कि सुबह उठे और आपको बोल दिया यू आपकी कंपनी को डिग्रेड कर दिया या ऊपर बढ़ा दिया, ऐसा नहीं होता है। If a company has worked on such concern area, it indicates the management of company has been very responsive to external feedback. कई बार रेटिंग एजेंसीज कई बार कंपनीज को रेटिंग देती है, उसके बाद कंपनी उसको रिस्पॉन्स भी करती है। ठीक है, रिस्पॉन्स करते उसका मैनेजमेंट उसको रिस्पॉन्स करता है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिव है। ऐसा नहीं कि क्रेडिट रेटिंग कुछ बोल के चला गया, इन्होंने कुछ सुना ही नहीं। ठीक है। फिर होता है ईएसजी फ्रेमवर्क फॉर कंपनी एनालिसिस। इन्वायरमेंट, सोशल एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। ठीक है, ईएसजी, इन्वायरमेंट, सोशल एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस एनालिसिस। ठीक है, अंडर दिस फ्रेमवर्क इन्वेस्टर रिवलेट कंपनी बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरिया। हाउ डज द कंपनी एक्टिविटी अफेक्ट द इन्वायरमेंट? कंपनी की एक्टिविटी से इन्वायरमेंट को कितना इफेक्ट पड़ता है।
कंपनी विथ लो कार्बन emissions and low contributor to pollution rank better than others. तो जो कंपनीज कार्बन इमिशंस कम करती है, पॉल्यूशन में कम कंट्रीब्यूशन है उनका, वो ज्यादा अच्छा रैंक लाती है. व्हाट आर द एक्टिविटी दैट कंपनी परफॉर्म इन टर्म ऑफ सोशल डेवलपमेंट? सोशल डेवलपमेंट में कंपनीज का कितना योगदान है, जैसे कि ह्यूमन राइट्स के ऊपर, जेंडर इक्वेलिटी के ऊपर, और भी अदर सोशल फैक्टर के ऊपर. और लास्ट जो अपन ने देखा वो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड को कंपनी कैसा फॉलो करती है. इसको अपन स्टडी करते हैं ईएसजी इन्वेस्टर, इसमें ईएसजी एनालिसिस में, फ्रेमवर्क एनालिसिस. ठीक है, इसको याद रखिएगा. इसका फुल फॉर्म इन्वायरमेंट, सोशल एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ईएसजी. although ESG framework appear to be more focus on ethical criteria. ठीक है, ESG का सबसे ज्यादा ध्यान किस में होता है? इन्वायरमेंट, सोशल और कॉर्पोरेट, यानी कि ये इथिकल क्राइटेरिया में ज्यादा फॉलो करती है रेदर देन फिनेंशियल. तो कंपनी फोकस ऑन एनवायरनमेंट फेस मिनिमम डिसरप्शन ऑन अकाउंट ऑफ रेगुलेटरी इंटरवेंशंस ऑफ एनवायरमेंटल एक्टिविज्म. कंपनी वर्किंग टुवर्ड सोशल कॉज, जैसे सोसाइटी बनाना, स्टाफ रिक्रूट करना, कस्टमर को अट्रैक्ट करना. अगर आप कोई भी कंपनी अगर सोशल एक्टिविटी भी अच्छे से करती है तो उससे अच्छे एम्प्लॉयज भी मिलते हैं और कस्टमर भी ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं. सस्टेनेबल प्रोडक्शन प्रोसेस कैन लीड टू लेस कॉस्ट ऑन अकाउंट ऑफ पावर कंजप्शन एंड वाटर यूज. अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि पावर कंजप्शन में ऐसा तो नहीं है कि फिजूली बिजली खर्चा कर रही है या पानी का मिसयूज कर रही है, ये भी आता है. Strong corporate governance practice reduce risk perception, in turn reduce the cost of capital for that organizations. Equity analysis can include discussion on ESG parameters. ठीक है, और अभी जो सेबी ने जो अभी के 2023 में जो लाई है, उसके उसमें क्या किया है उन्होंने, कंपलसरी किया है. सेबी प्रपोज स्ट्रेंथिंग रेगुलेशन ऑन ईएसजी बाय लिस्टेड एंटिटी. जो लिस्टेड कंपनीज है उनके लिए थोड़ा सा इन्होंने स्ट्रेंथ लाने के लिए कहा है. देयर क्रेडिबिलिटी एंड हैज नेम टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी टू मेक इस ईएसजी डिस्क्लोजर, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट पैरामीटर फ्रॉम 2023. तो 2023 से उन्होंने ईएसजी पैरामीटर्स को भी कंपलसरी किया है कि आपको बताना है. किसको बताना है लेकिन? 1000 लिस्टेड कंपनी, जो लिस्टेड कंपनीज है शेयर मार्केट की, उनको इन सब पैरामीटर्स में आपको पूरा डिटेल बताना है. और किस में बताना है? बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट्स में, BRSR में. ठीक है, और फाइनेंशियल ईयर 2022 में 175 कंपनीज ने वॉलेंट्री रिपोर्ट किया था BRSR फ्रेमवर्क में. ठीक है, तो ये याद रखिएगा, कई बार पूछ भी सकता है, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट. ठीक है, सेबी ने किया है 1000 लिस्टेड कंपनी के लिए, और 2022 में 175 कंपनीज ने वॉलेंट्री रिपोर्ट दिया था. अब सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर एनालिसिस. देयर आर मल्टीपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर कंपनी, सम ऑफ देम आर डिफाइंड बिलो. तो देखिए, ये जो दिया है इसको भी लगता होगा कि बहुत छोटी सी चीज है. तो इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? एनुअल एंड क्वार्टरली रिपोर्ट, कॉन्फ्रेंस कॉल ट्रांसक्रिप्ट, इन्वेस्टर रिलेशन प्रेजेंटेशन, मैनेजमेंट इंटरव्यू ऑन इंटरनेट, कंपनी वेबसाइट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर वेबसाइट, रिसर्च रिपोर्ट ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, रिसर्च रिपोर्ट फ्रॉम वेरियस अदर सोर्स जैसे मीडिया रिपोर्ट्स, पेरेंट कंपनीज एनुअल रिपोर्ट्स, कॉम्पिटिटर वेबसाइट इंक्लूडिंग इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर, प्रिंट मीडिया रिपोर्ट, डिस्कशन विद सप्लायर, वेंडर, कंज्यूमर्स एंड कॉम्पिटिटर्स, BSSR रिपोर्ट फ्रॉम ESG डिस्क्लोजर. ठीक है, अब यहाँ कुछ सैंपल क्वेश्चंस हैं, इसको देख लेते हैं. इफ फिनेंशियल इज ग्रेट, इट इज एक्सपेक्टेड दैट क्वालिटी ऑफ बिजनेस इज ऑल्सो गुड. ठीक है,
अगर फिनेंशियल कंपनी का अच्छा है यानी कि बिजनेस उसका अच्छा है, कंपनीज का, ट्रू और फॉल्स, तो आंसर ट्रू है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस टेक इनटू अकाउंट विच एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट, तो इंटेग्रिटी। ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स और चेंजेस देयर इन हैव टू बी इन्फॉर्म बाय कंपनी टू एक्सचेंज periodically, ट्रू। Good analyst must keep track of disclosure, commitment, and delivery of organization periodically to adjust a company, तो ट्रू। इसी लैंग्वेज में क्वेश्चंस आते हैं, आधे ज्यादा समझ में इसीलिए नहीं आते, इतने कठिन जो टर्मिनोलॉजी ये यूज करते हैं, इसी लैंग्वेज पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। ये लैंग्वेज देख रहे हैं ना, जैसा ये लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, सिंपल सिंपल एक लाइन में नहीं पूछते, ये थोड़ा डिफिकल्टी रहता है लैंग्वेज। इसलिए मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज अगर आपको एग्जाम में अच्छा करना है तो कम से कम इसको रिवीजन करते रहिए। जितने बार आप स्टडी करेंगे इन सभी डिफिकल्ट वर्ड से एक बार फैमिलियर हो जाएंगे आप लोग। ठीक है।